प्यारे बच्चों, आज हम लोग कल की क्लास का जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसके आगे देखेंगे और इसमें हमें देखना है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनाइल। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनाइल, यानी प्रतिस्थापियों का फिनाइल की अम्लीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों, वास्तव में प्रतिस्थापी जो होते हैं ये हैं क्या, जैसे मान लीजिए ये फिनाइल है। फिनाइल पर आप देखिए, अगर हम देखें तो दो पोजीशन इसकी अर्थो कही जाती हैं। अर्थो पोजीशन दो होती है, दो मेटा पोजीशन है और एक पैरा पोजीशन है। ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो, फिर भी हम थोड़ा सा इसको एक बार बता देना चाहें। बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट्स या प्रतिस्थापी जो होते हैं, इन्हीं में से किसी एक पर अगर उपस्थित हैं, इन्हीं स्थानों पर, तो इनका क्या प्रभाव होगा फिनाइल की एसिडिक स्ट्रेंथ पर। फिनाइल की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घट जाएगी, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि यह जो प्रतिस्थापी है, यह प्रतिस्थापी किस प्रकृति का है। अगर इसकी प्रकृति हम जान जाएं तो हमें बता सकते हैं कि यह इसकी अम्लीय शक्ति को बढ़ाएगा या इसकी अम्लीय शक्ति को घटाएगा। तो इसके लिए हमें प्रतिस्थापियों की प्रकृति जाननी होती है और प्रकृति के आधार पर प्रतिस्थापी दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हिंदी नाम इनका बच्चों बहुत कंफ्यूजिंग होता है और आपको इंग्लिश नाम यहाँ पे आसान है याद करना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग को हम इलेक्ट्रॉन दाता भी कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से बाहर धकेलते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को हम इलेक्ट्रॉन निर्मोची कहते हैं हिंदी में, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो इंपॉर्टेंट हैं आपको मिलेंगे विभिन्न डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स में, वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एमिनो ग्रुप, NHR, SH और एल्काइल। ये सभी ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, अर्थात जिस रिंग से या जिस समूह से, जिस यौगिक से जुड़ते हैं, उनको अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन देते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग दो नेचर से हो सकता है। एक है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा है प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट। रेजोनेंस प्रभाव या मेसोमेरिक इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, अनुनाद प्रभाव प्लस आर प्लस एम हो सकता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है। ये दोनों कारक ही प्लस आर या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान रखना है कि इन जितने भी एग्जांपल्स हमने दिया है उसमें से एल्काइल ग्रुप ऐसा है जो ये दोनों टेंडेंसी शो करता है, जिसमें प्लस आर ग्रुप समूह भी है, यानी जो प्लस आर भी है और प्लस आई भी है, यानी धनात्मक इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट दोनों ही ये शो करता है आर। OH, NH2, NHR और SH ये ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, किंतु इनका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर इनके धनात्मक अनुनाद प्रभाव के कारण ही होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आप एक बार फिर से अगर चारों प्रभावों को पढ़ लेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो आपको इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, तो आपको अगर ये प्रभाव पता होंगे तो आप इन चीजों को और आसानी से समझ जाएंगे। बच्चों, विषयांतरण के संभावना के कारण हम इस चीज को बहुत डिटेल में यहां पे हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको अलग से इसको देखना है। आप बुक्स में पढ़े हैं, पिछली बार भी पढ़ाया गया है
या मैं अपना लेक्चर बनाऊंगा तो आपको वो डिटेल दे दूंगा, आप जा करके उसको देख लें। फिर अभी आप सिंपली ये जानिए कि प्लस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट है। प्लस आर इफेक्ट जब अनुनादी संरचना में कोई समूह इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे फिनाल में ही OH है, ये कल आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन रिंग को देकर के अनुनादी संरचनाएं बनाता है, कल ही आपने देखा है। अगर कोई रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ दे रहा है, तो ये प्लस आर इफेक्ट होगा अनुनादी संरचनाओं में। लेकिन ये जो ग्रुप हैं ये माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। इसको भी हम दो एग्जांपल लेके अच्छी तरह से आपको बताएंगे कि कब प्लस आर होगा और कब माइनस आर होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जो होता है ये भी इसी तरह से दो कारण से होता है, माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। बच्चों यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि NO2 CN COH CHO CO COC ये दोनों सभी माइनस आई इफेक्ट भी शो करते हैं और माइनस आर इफेक्ट भी शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं दोनों ही नेचर से। लेकिन हैलोजन्स जो होते हैं ये प्लस आर इफेक्ट तो शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, यानी ये माइनस आर इफेक्ट शो नहीं करते, प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन हैलोजन्स के लिए माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है प्लस आर इफेक्ट से, इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या EWG यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में रखा गया है। इनको हम ERG में नहीं रखे हैं जैसे कि इन सबको रखा गया है। देखिए ये भी माइनस आई प्लस आर शो करते हैं, लेकिन इनको हम कहां रखें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में। हाइड्रोजन्स प्लस आर माइनस आई इफेक्ट इन्हीं की तरह शो करते हैं, लेकिन इनको हम कहां रखें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में, क्योंकि इनका इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रांग है और रेजोनेंस इफेक्ट वीक है। इन सब के लिए माइनस आई इफेक्ट वीक है और प्लस आर इफेक्ट स्ट्रांग है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो इनको हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। ये नेचर आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं इन ग्रुपों का इफेक्ट क्या होगा। देखो बेटा इसका दो ही रूल है। अगर EWG है यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यह ACD की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इंक्रीज कर देता है। अब ये जो इंक्रीज करता है ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं। इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स करेंगे इसका मतलब नेगेटिव चार्ज को ये डिस्पर्स कर देते हैं, वितरित कर देते हैं, और इस डिस्पर्सन के कारण ये फेनॉक्साइड आयन को अस्थायी कर देते हैं, जैसा कि कल आपने देखा था। अब अगर हम देखें, नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करते हैं और पोलरिटी को इंक्रीज कर देते हैं। बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और दोनों इफेक्ट से ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। लेकिन ये जो इफेक्ट होता है इनका, ये सबसे अधिक कहां पर होगा, ये हमें देखना है। बच्चों, अर्थो और पैरा पोजीशन हमेशा फिनाल के लिए या किसी भी ग्रुप के लिए अर्थो पैरा पोजीशन अनुनाद में इन्वॉल्व होता है, भाग लेता है। अतः ये अर्थो और पैरा पोजीशन जो होते हैं, इन पर प्रभाव अधिक होगा। और मेटा पर प्रभाव कम होगा।
अर्थो और पैरा में भी ये चीज ये देखा गया है कि जनरली अनुनाद प्रभाव अगर प्रभावित है, ज्यादा प्रभावी है, यह अर्थों से ज्यादा पैरा पर होता है, क्योंकि अर्थों पर अनुनाद थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस के नाते आसानी से पॉसिबल नहीं होता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं इनका जो सामान्य इफेक्ट होता है, अगर -i के साथ साथ -r भी है तो जो ऑर्डर होता है वो होता है अर्थो देन पैरा देन मेटा एंड देन फिनाल। यानी अगर ये ग्रुप EWG वाले ग्रुप कहीं भी होंगे तो फिनाल से ज्यादा एसिडिक होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा एसिडिक किस पर होंगे? इनका इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां होगा? सबसे ज्यादा इनका इफेक्ट होगा पैरा पर, देन अर्थो पर, मेटा पर, और सबसे कम इफेक्ट कहां होगा? फिनाल पर। यानी इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो पैरा पर सबसे ज्यादा, उसके बाद अर्थो पर, फिर सबसे कम मेटा पर, और फिनाल इनसे हमेशा इन तीनों से क्या होगा? कम एसिडिक होगा। इसी चीज को हम अनुनाद से और -i इफेक्ट दोनों से समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम आपको एक ERG का एग्जाम्पल लेकर बताएंगे इसका क्या इफेक्ट होगा। चलिए हम लोग देखते हैं EWG का एक एग्जाम्पल NO2 नाइट्रोफिनाल का इफेक्ट किस तरह से हो सकता है। नाइट्रोफिनाल्स में अगर हम देखें, दिस इज द फिनाल और ये हुआ नाइट्रो। पैरा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इसके बाद अगर हम देखें, यहां पर OH अर्थो हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा मेटा ग्रुप, और सबसे बाद में होगा फिनाइल ग्रुप। तो सबसे पहले हम रेजोनेंस देखते हैं। फिनाल में हम अगर देखें तो NO2 ग्रुप किस तरह से पार्टिसिपेट करेगा, पहला से ही हम एग्जांपल इसका लेते हैं। देखें आप इसको, OH एंड डबल बॉन्ड हो, ये इसका स्ट्रक्चर है। बच्चों हम इसके इफेक्ट को दो जगह पे दिखा सकते हैं, फेनॉक्साइड आयन पर भी दिखा सकते हैं और इस बॉन्ड की पोलरिटी पर भी दिखा सकते हैं। मैं आपको पोलरिटी का एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर हम यहां पर देखें रेजोनेंस, तो O क्या है? अभी हमने बताया था कि O होता है प्लस आर इफेक्ट वाला। ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस रिंग को देगा। लेकिन NO2 क्या है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखें, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, हम ये देख सकते हैं कि NO2 के लिए अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं, ये हो जाएगा यहां पर पॉजिटिव चार्ज NO- कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड। ये कैसे हुआ? आप जानते हैं कि जब एरो बनती है तो जिस तरफ एरो का हेड होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं और नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और फिर जहां से टेल इसकी है यहां पॉजिटिव होगा, लेकिन जब दो एरो एक साथ होते हैं तो लास्ट वाले एरो के एंड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जहां पर लास्ट हेड होगा
वहां पर नेगेटिव होगा और इनके दो एरो के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ये आप रेजोनेंस में देख चुके हैं। यहां पर ये OH है। अब हम अगर देखें तो यहां डबल बॉन्ड हुआ और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो हो जाएगा, आपको कल हमने बताया था चार्ज हमेशा क्या होता है, एक कार्बन छोड़ के आगे बढ़ जाता है। पॉजिटिव चार्ज यहां है, एक कार्बन छोड़ के यहां पर आ जाएगा। यहां पर हुआ पॉजिटिव चार्ज है, ये बढ़ जाएगा, यहां पर आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, यहां पर पहले से ही बॉन्ड है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, OH इस पर जुड़ा हुआ है। अब आप देखें यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा स्ट्रांगली, और अगर इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऑक्सीजन भी इधर से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अधिक पुल करेगा और इस बॉन्ड की पोलरिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज करेगी। इसी तरह से अब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और भी बना सकते हैं। तो हम जो देख रहे हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में NO2 अगर पैरा पर होता है तो ये OH बॉन्ड की पोलरिटी को बढ़ा देता है। अब अगर यही OH ऑर्थो ग्रुप पर होगा तब इफेक्ट क्या होगा, तो देखिए अगर ऑर्थो पर ये ग्रुप होगा तो बहुत सीधी सी बात है कि ये और ज्यादा इफेक्ट डालेगा, लेकिन रेजोनेंस में प्रॉब्लम हो जाती है। इसके दो कारण हैं, एक तो OH और NO2 के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो जाती है अगर हम ऑर्थो पर देखें। कैसे, देखिए इसको आप, यहां पर OH है और यहां पर N है, O है, NO ऑर्थो पर है, यहां पर माइनस चार्ज हो जाएगा और रिंग में जब ये चार्ज जाएगा तो यहां पर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज रोटेट करेगा। अभी हम मान लेते हैं इस बांध को ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज हम N पर ही देख लेते हैं, तो यहां पर इनके बीच क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है O और H के बीच में, जिससे ये स्ट्रक्चर जो होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है और हाइड्रोजन आसानी से ब्रेक नहीं होगा। तो इसकी स्टिक स्ट्रेंथ तुलनात्मक रूप से पैरा से हमेशा कम होती है। इसका एक बहुत जेन्युइन रीजन ये। दूसरा हम अगर देखें तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्रिएट होता है, जिससे प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाती है और आसानी से रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है। बच्चों ये टर्म्स थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लग रहे होंगे, लेकिन जरूर इनको याद रखिए। यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस यानी स्थान की कमी पड़ जाती है और आसानी से रेजोनेंस संभव नहीं हो पाता है, इसलिए ऑर्थो पर इसका इफेक्ट कम होता है। अब इसी तरह से जो एनायन बनता है उसकी स्टेबलाइजेशन को भी हम प्रूव कर सकते हैं। अगर ऑर्थो और पैरा पर होगा तो फेनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबलाइज होगा। कल हमने आपको बताया, सपोज करिए ये फिनाल है, अगर ये H+ साइन दे देगा क्या बनाएगा, अब ये बांड मान लीजिए ब्रेक हो गया क्योंकि पोलर ज्यादा है, तो हो जाएगा O - H+ आयन। बच्चों ये जो O- आयन है, फेनॉक्साइड आयन है, इस फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी फिनाल उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। अब फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को हम कैसे देखेंगे, अगर इसी पर हम ऑर्थो या पैरा पर NO2 ग्रुप ले लें तो देखिए कैसे ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। इसको अगर हम देखें
ये है नाइट्रोफेनॉक्साइड आयन, अगर ये ऑर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन पे है तो बच्चों ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये रिंग में इस तरह से रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस हमने आपको कल बताया है, इसके पहले भी आपको बताया जा चुका है, इसलिए रेजोनेंस पे मैं बहुत कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूं। यहां पर डबल बॉन्ड हुआ, चूंकि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा जैसा कि हमने आपको बताया है, तो बिकॉज यहां पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पहले से है तो न्यूट्रल हो जाएगा, O पर कोई चार्ज नहीं रहेगा और दो एरो के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ, जहां पर पहला हेड है यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। और इस तरह से हमें पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाता है। अब अगर इसी का हम दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, N वाले कार्बन पे आ जाएगा, एक कार्बन आगे बढ़ जाएगा और यहां हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड क्या होगा, वन स्टेप पीछे चला जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, यहां पर NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये अपने रेजोनेंस इफेक्ट के कारण इस चार्ज को रिंग से बाहर भी खींच लेता है और एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा जिसे हम देख सकते हैं। कौन सा होगा, इसको देखिए आप, इस तरह से माइनस चार्ज है, यहां पर प्लस होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा कार्बन, और O पर क्या होगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब एक चीज देखिए, ये रेजोनेंस इस साइड भी बढ़ सकता है और दूसरा इसका एक रेजोनेंस इस तरह से होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाए वन कार्बन छोड़ करके, तो हो जाएगा O डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहां है, कार्बन का नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया और यहां हो गया डबल बॉन्ड, और यहां पर है N डबल बॉन्ड O, 1N बॉन्ड O। तो देखिए एक एक्स्ट्रा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये फेनॉक्साइड आयन को और ज्यादा स्टेबल कर देता है। इस तरह से नाइट्रो ग्रुप जब पैरा पोजीशन पे होता है तो बड़ी ही आसानी से ये इसकी स्टेबिलिटी को, फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, और फेनॉक्साइड आयन की अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई, अगर फेनॉक्साइड आयन की अस्थायित्व इसका बढ़ गया तो आप जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ये बढ़ जाएगी। अर्थात अगर हम देखें तो नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पर होकर के इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो बच्चों ये ऑर्डर जो हमने यहां पे लिखा हुआ है, पैरा सबसे अधिक, फिर सॉरी ये OH नहीं है, आपको ध्यान देना है, ये NO2 है, फिर अर्थो, पैरा, देन अर्थो, देन मेटा, और सबसे लास्ट में फिनाल की एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। इसको हम इनके Ka वैल्यू से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप Ka वैल्यू इनकी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि Ka वैल्यू सबसे ज्यादा इसकी होगी पैरा की, फिर अर्थो की, फिर मेटा की, और सबसे कम फिनाल की होती है। तो Ka वैल्यू से भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए Ka वैल्यू इनकी किस आधार में होगी, पैरा ग्रेटर देन अर्थो, ग्रेटर देन मेटा, ग्रेटर देन फिनाल। और अगर इनकी Pka वैल्यू दी होगी तो P इज लेस देन अर्थो होगा, मेटा एंड फिनाल। तो अर्थो पैरा फिनाल का Pka वैल्यू सबसे कम होगी, Ka वैल्यू सबसे अधिक होगी। अगर ये वैल्यूज दी हुई हो तो भी आप कंपेयर आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से आप न सिर्फ NO2 के लिए यही सेम ऑर्डर Cn, COS, CHO जितने भी EWG ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, सबके लिए आप ये सेम ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम देखें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। इस पार्ट पे आप बहुत वर्क करिएगा
क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ एसिटिक एसिड में और फिर बेंजोइक एसिड, आगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिन पर आपको सेम तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इसी तरह के ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ये आप तब कर सकते हैं जब आप जो है इन टॉपिक्स को आसानी से समझ लेंगे। तो बच्चों, एक बार फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का देखते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ ईआरजी। बच्चों, ईआरजी के साथ भी यही है। ईआरजी जो होते हैं ये अर्थो और पैरा पर एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ यानी अम्लीय क्षमता को ये क्या करते हैं, घटा देते हैं, डिक्रीज करते हैं। क्यों डिक्रीज करते हैं? इसका रीजन है कि ये इलेक्ट्रॉन दे करके फेनॉक्साइड आयन जो बनता है, यानी इस आयन के अस्थायित्व को घटा देते हैं, स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, घटाते हैं। दूसरा, OH बांड जो है इसकी ध्रुवता को घटा देते हैं, इस पर कल हमने डिस्कस किया था। ये कैसे करते हैं, इसको अगर आपको देखना है तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं, सेम उसी तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो हम ले लेते हैं ईआरजी में सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर हम NH2 ग्रुप को लेते हैं तो किस तरह से NH2 ग्रुप यहां पर फिनाल के एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है हम देखेंगे। तो सबसे पहले ध्रुवता पर ही हम देख लेते हैं, ध्रुवीय प्रकृति को कैसे कम कर देता है। हम पैरा का एग्जांपल अगेन ले लेते हैं। दिस इज फिनाल एंड दिस इज NH2। हमेशा जब रेडियोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हो हमें तीनों बांड दिखाने पड़ते हैं। बच्चों, यहां एन पर एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर अपना दे देता है और ये बांड यहां आ जाता है। इस तरह से आप देखिए, इस कार्बन पर जो अर्थो NH2 का अर्थो पोजीशन है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आया और NH2 इससे डबल बॉन्ड से जुड़ गया। बिकॉज एन पर कोई चार्ज नहीं था इसलिए इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इसका टेल है। तो जहां से एरो इनिशिएट करती है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जहां पर एंड करती है वहां पर नेगेटिव चार्ज आता है और जहां पर दो एरो मिलती है वहां पर एक डबल बॉन्ड आता है। अनुनाद बनाते समय ये अगर आपको क्लियर है तो आप कभी भी अनुनाद आसानी से बना सकते हैं। अनुनादी संरचनाएं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब यहां पर नेगेटिव चार्ज है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, यहां पर हो जाएगा OH। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखिए तो क्या होगा, और यहां पर हो जाएगा ये कार्बन चला है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एक कार्बन छोड़ करके यहां पर, और डबल बॉन्ड पीछे खिसक जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा जैसा कि आप हर बार देख रहे हैं। और यहां पर अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देगा। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, हाइड्रोजन की तरफ रिपेल करेगा। और पोलरिटी जो इसको हम जानते हैं H पर प्लस और ऊपर माइनस, यहां पर जब इलेक्ट्रॉन H की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज घटेगा, यानी पोलरिटी घट जाएगी। पोलरिटी घट जाएगी तो हम ये कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, वो घट जाएगी। इसी तरह से बाकी स्ट्रक्चर्स आप रेजोनेटिंग बना सकते हैं और उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस स्पेशल स्ट्रक्चर को आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से OH
जिस कार्बन पर है वहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देता है Arg ग्रुप, और जब यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहां पर पोलरिटी घट जाएगी। सेम इफेक्ट अर्थों से भी होगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमें फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी दिखाना है तो हम कैसे दिखा सकते हैं, किस तरह से फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी घटती है। तो फेनॉक्साइड आयन की अगर हम स्टेबिलिटी देखेंगे बच्चों, तो देखिए उसके लिए भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। दिस इज NH2, यहां पर है O-। यहां पर हम रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे फेनॉक्साइड आयन से, और सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा, और यहां पर होगा डबल बॉन्ड O हो गया, ये हो गया NH2। बच्चों नेक्स्ट अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, तो यहां पर हो जाएगा ये नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा N वाले कार्बन पर, और यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड नहीं है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेंगे, और ये हो गया NH2। अब आप देखिए यह नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पर है जिस पर NH2 जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ा रहा है। इस तरह से NH2 ग्रुप जो होता है वो फेनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को घटाएगा, क्योंकि इस पर भी लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, अपना इसे देना चाहेगा, बट यहां पर पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे उनमें एक ऐसा स्ट्रक्चर जरूर मिलेगा, अर्थो हो या पैरा, जिसमें NH2 जिस कार्बन पर होगा, Arg जिस कार्बन पर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिस कार्बन पर होंगे उन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, बढ़ा देगा। नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी, अस्थायित्व घट जाएगा, और स्टेबिलिटी अगर घट गई तो स्ट्रेंथ भी, Hg की स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, स्ट्रेंथ घट जाएगी। इस तरह से हम कर सकते हैं कि Arg जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वो फिनाल के Hd की स्ट्रेंथ को घटाते हैं। बच्चों थोड़ा इंटरप्शन हुआ, यहां पर हमने देख लिया। अगर इनका हम Arg को देखें, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, Arg का अगर हम ऑर्डर देखते हैं तो देखिए इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि फॉर Arg इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑर्डर जो होगा वो होगा फिनाल सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज इफेक्ट सबसे ज्यादा अर्थो पैरा पर पड़ता है, तो मेटा इसके बाद हो जाएगा, मेटा फिनाल की Hd की स्ट्रेंथ होगी। उसके बाद अब क्वेश्चन उठता है अर्थो और पैरा में कौन ज्यादा होगा। अभी आपने देखा या यहां देख सकते हैं कि NH2 इसके साथ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, वहां पर NO2 रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा था, इसलिए यहां पर NH2O से कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं बना सकता है। तो अर्थो पोजीशन बिकॉज नियरेस्ट होती है, इसलिए N का इफेक्ट, NH2 का इफेक्ट, या एल्किल समूह अगर होते हैं तो उनका इफेक्ट अर्थो पर ज्यादा पाया जाता है, और हम ये कर सकते हैं यहां पर अर्थोफिनाल हो जाएगा, और फिर उसके बाद फिनाल का होगा। तो इस तरह से बच्चों अगर हम देखते हैं, पहला फिनाल हो गया, अर्थोफिनाल के बाद पैराफिनाल, एंड देन हुआ फिनाल। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए मेथिल ग्रुप अगर है, देखिए जो कि
एल्किल ग्रुप एक है, ये भी ERG है। अगर हम देखें OH सबसे ज्यादा स्थान होगा मेथिल सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर नहीं है तो। अगर मेथिल सब्स्टिट्यूएंट है उस केस में मेटाफिनाल मेटा पोजीशन पर एल्किल ग्रुप है। अगर एल्किल ग्रुप ऑर्थो पर है, ये हो जाएगा। इसके बाद और अगर ये मेटा पर है, सॉरी पैरा पर है, देन हो जाएगा पैरा। मेथिल ग्रुप को अगर हम देखें एच सब्स्टिट्यूएंट, तो ये ERG ग्रुप है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, इसलिए जितने भी मेथिल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होंगे, फिनाल होंगे, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनाल से कम होगी। साथ में ही अगर हम सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रेजेंस में देखें तो मेटा पर इफेक्ट सबसे कम होता है, इसलिए मेटा इन दोनों से अधिक एसिडिक होगा। और इन दोनों में अगर हम देखें, चूंकि ऑर्थो पोजीशन OH के ज्यादा नियरेस्ट है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट इसका ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और इस प्लस आई के कारण ऑर्थो पर इफेक्ट ज्यादा होगा, पैरा पर कम होगा। और इस तरह से ऑर्थो पोजीशन जो होती है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है और पैरा सबसे कम होता है। इस तरह से आप कंपेयर करके इसको देख सकते हैं। अब बच्चों अगर हम Ke की बात करें तो Ke वैल्यू आप जानते हैं कि Ke वैल्यू का आर्डर सेम होगा, यानी फिनाल से ज्यादा होगा मेटा का, फिनाल मेटा से ज्यादा होगा, मेटा उसके बाद होगा ऑर्थो, फिर होगा पैरा। लेकिन pK वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, हो जाएगा फिनाल लेस देन M लेस देन O लेस देन, ये अगर फॉलो होंगे। इस तरह से हम एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से CH3 की जगह पे NH2 की जगह पे कोई भी और ग्रुप होता है तो प्लस R इफेक्ट शो करता है, उसके इफेक्ट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज आपको इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फिनाल की प्रॉपर्टीज देखेंगे। धन्यवाद।